अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में कि अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑल्दो एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स बट वी स्टिल यूज एग्रीकल्चरल इनकम टू डिसाइड ऑन द एक्चुअल रेट ऑफ टैक्सेशन दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर दैट पर्सन। तो आइए आज के सेशन में हम और बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। टू ब्रश अप द बेसिक्स अगेन, व्हाट वी डू इज़ कि हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम को यूज़ किस तरह करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। किस केस में? ओनली सर्टन केस ऑफ असेसीज, ओनली सर्टन कैटेगरीज ऑफ असेसीज हैं जिनके केस में ही हम सिर्फ ये काम इंटीग्रेशन का एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ करेंगे, नॉट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ असेसीज। और फर्दर मोर इंटीग्रेशन कब होगी, एडिशन कब होगी, जब किसी भी असेसी के पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहा है बोथ एग्रीकल्चरल इनकम भी होगी एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी होगी। अगर वो असेसी एग्रीकल्चरल इनकम को जनरेट करने के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, कोई अमाउंट पे कर रहा है, दैट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम। वो एग्रीकल्चरल इनकम में से वो खर्चे माइनस किए जा सकते हैं। कोई लॉस हो गया एग्रीकल्चरल में तो अगर एक सेट फील्ड से लॉस हो गया तो वो दूसरी फील्ड के अगेंस्ट या दूसरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। बट जो लॉस है वो सेट ऑफ सिर्फ एग्रीकल्चर के फायदे से ही, इनकम से ही, गेन से ही किया जा सकता है। देन अगर किसी का ओवरऑल एग्रीकल्चरल इनकम से नुकसान हुआ है रादर देन अ पॉजिटिव इनकम, तो उस केस में प्रोविजन है कि हम जो उसका फाइनल वैल्यू लेंगे वो एक माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, नेगेटिव लॉस नहीं लेंगे, बट दैट वैल्यू विल बी प्रिज्यूम टू बी अ जीरो। सो ईदर एग्रीकल्चरल इनकम शेल बी जीरो और अ पॉजिटिव इनकम। सो एग्रीकल्चर इनकम जब भी हम कंसिडर करेंगे या तो वो एक पॉजिटिव इनकम होगी या एक जीरो होगा अगर वो लॉस है ओवरऑल। तो हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो प्रिज्यूम नहीं करेंगे फॉर इंटीग्रेशन पर्पसेस। देन इज कब इंटीग्रेट करना है, जैसे कि अभी हमने बात की, इंटीग्रेशन विल बी डन ओनली इन केस ऑफ सिलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ असेसीज। वो कौन कौन सी है? इंडिविजुअल्स के केस में, अगर इंडिविजुअल पर्सन है उसके केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके केस में इंटीग्रेशन होगी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसके केस में एसोसिएशन होगी। और ज्यूरिडिकल पर्सनस के केस में भी इंटीग्रेशन होगी। इन सारी कैटेगरीज के केस में इंटीग्रेशन की जाएगी। फर्दर मोर और इंटीग्रेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इंटीग्रेशन तभी होगी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की जब उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ असेसी की जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, दूसरी इनकम जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, बीट सैलरीड इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और इन गेन्स और एनी हाउ, सो वो जो उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स के केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है दैट इज अराउंड ₹2.5 लाख। सो 2.5 लाख तक साल की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। उससे ज़्यादा अगर इनकम है तभी आपकी इनकम टैक्सेबल होती है। सो अगर उस एसएससी की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज़्यादा है तभी हम एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की इंटीग्रेशन करेंगे। और कौन से साल में? इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर विच वी आर कंप्यूटिंग और विच वी आर यूजिंग फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। फर्दर मोर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? इंटीग्रेशन तभी होगी अगर उसकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है उस पर्टिकुलर पर्सन की नेट एग्रीकल्चरल इनकम आफ्टर सेटिंग ऑफ एनी लॉसेज और एनी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस एज वी टॉक्ड, कोई टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, ये सारे केसेस को करके जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम होगी वो कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए उस रेलिवेंट ईयर में। अगर 5,000 या उससे ज़्यादा है तभी जो है उसकी इंटीग्रेशन होगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ, अगर इससे कम है तो नहीं होगी। सो दीज आर द 3 एसेंशियल कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स जिस जो फुलफिल हों तभी हम इंटीग्रेट करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखेंगे कि इंटीग्रेशन कब नहीं करनी।
किन किन कैटेगरीज के केस में इंटीग्रेशन नहीं करनी, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में इंटीग्रेशन नहीं करनी एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की, कंपनीज के केस में नहीं करनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में नहीं करनी, और लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कोई नगर पंचायत है, उनके केसेस में, नगर पालिका है, उनके केसेस में अगर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है तो दोनों को इंटीग्रेट नहीं करना। कंपनीज की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कंपनीज वर्ड भी मेंशन है, अगर हम कंपनीज की बात करें स्पेसिफिकली तो कंपनीज की भी जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है वो कंपनीज के केस में भी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल से जो इनकम कंपनीज की है वो उनके लिए भी एग्जम्प्ट है। कंपनीज के केस में भी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है। सो कंपनीज के केस में हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे जो होता है उसके केस में होती है कॉम्पोजिट इनकम, इंटीग्रेशन नहीं की जाती बट एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कॉम्पोजिट इनकम होती है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। तो उस केस में हम प्रपोर्शन ऑफ इनकम ढूंढते हैं कि कितना हिस्सा इसका एग्रीकल्चरल इनकम बनता है, कितना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बनता है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो कई बार उनकी खुद की फील्ड्स एग्रीकल्चरल फील्ड से मंगवाया हुआ होता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो उस केस में कॉम्पोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अदरवाइज एग्रीकल्चरल इनकम कंपनीज की भी जो है वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे ही टैक्सेशन होगी कंपनीज के केस में भी। देन सेकेंड कंडीशन, जब इंटीग्रेशन नहीं होनी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, अगर किसी पर्सन की जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही, डज नॉट एक्सीड, अगर उससे कम है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो भी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। फर्दर मोर, अगर उस पर्सन की जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है ना, इट डज नॉट एक्सीड ₹5,000, अगर वो एग्रीकल्चरल इनकम भी 5,000 से कम है तो भी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। सो दीज आर द वेरियस केसेस और रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटीग्रेशन और व्हेन वी डू नॉट और वी आर नॉट सपोज टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब इंटीग्रेशन करनी कैसे है उसका प्रोसेस हम समझते हैं, सीक्वेंस क्या है, क्या लॉजिकल प्रोसेस है। अगर ये सारी कंडीशंस जो हमने बात की वो फुलफिल हो जाती हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम को सबसे पहले हम ऐड करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ, ठीक है जी। एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये टोटल आया फर्स्ट स्टेप में उसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट प्रिवेलेंट रेट्स ऑफ टैक्स। सो जितना भी टैक्स बनता होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चरल इनकम, जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है उसको ऐड करेंगे, बट किसके साथ, नॉट विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बट विद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन दिस केस, ठीक है। याद रखो पहले स्टेप में हमने एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ, बट इस स्टेप में हम एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर रहे हैं एग्जम्पशन लिमिट के साथ, ठीक है जी। फिर इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम कि हाउ वी अराइव एट टैक्स बेस्ड ऑन दिस इनकम दैट वी हैव कंप्यूटेड इन द स्टेप नंबर 3 एट करंट रेट्स ऑफ टैक्स। उसके बाद हमने करना क्या है, क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, सो जो ये टैक्स आया सेकंड स्टेप में और एक ये जो टैक्स आया स्टेप 4 में, हम इस 2 - 4 करेंगे। जो सेकंड स्टेप में जो हमारा टैक्स अमाउंट बनेगा उसमें से जो फोर्थ स्टेप में जब हमने एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से और उस पर टैक्स निकाला, उसको माइनस कर देंगे जब एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में से, ठीक है, ताकि हम जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसका इम्पैक्ट निकाल सकें। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगना, सो उसको निकालने के लिए ये स्टेप में हम जो है 2 - 4 करेंगे। देन जो भी टैक्स अमाउंट आया अगर उस पर रिबेट लागू है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए तो रिबेट्स वगैरह हम अलाउ कर देंगे। देन सरचार्ज विल बी एडेड इफ़ द इनकम इज़ मोर देन 50 लाख ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन टोटल इनकम। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेस लगाते हैं, एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस, जो मिला के बनता है 4% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो सेस या सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स के अमाउंट पे जो टैक्स बना है, नॉट ऑन इनकम। फिर उसके बाद जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ योर टैक्स पेबल दैट इज सपोज टू पे। और अगर वो अमाउंट कोई रैंडम अमाउंट आ रहा है, इन बिटवीन अमाउंट आ रहा है, तो ऑलवेज एक रूल है कि टैक्स अमाउंट को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में हम राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टैक्स कैलकुलेट करके एजुकेशन सेस वगैरह सब कुछ लगा के आ गया 1267, ठीक है।
सो हम क्या करेंगे, हम उसको नियरेस्ट 10 डिजिट पे राउंड ऑफ कर देंगे 1270। इसके केस में आप वही जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हम रूल्स अप्लाई करते हैं वही अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द अमाउंट इज 1263, so in that case it will be rounded off to 1260. if it is more than the last digit is 5 or more than 5, then we round it to the नेक्स्ट डिजिट सीक्वेंस। ठीक है जी। सो जितना भी अमाउंट बन रहा है उसको हम हमेशा करेंगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 डिजिट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है जी। एंड दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी। अब हम इसी चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं, किसी मिस्टर या मिस एक्स और वाई की फॉर असेसमेंट ईयर 2020 2021 एग्रीकल्चरल इनकम है 50,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 1,75,000। सो क्या हम इस केस में इंटीग्रेशन करेंगे? द आंसर इन दिस केस इज, शैल वी बी डूइंग इंटीग्रेशन फॉर दिस एसएससी और नॉट सो? द आंसर इज अ बिग नो। वाई? क्योंकि इसकी ये जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है हमारी 2.5 लाख 2,50,000 उससे कम है। और हमने पॉइंट पढ़ा था कि अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो हम इंटीग्रेशन नहीं करते। ठीक है जी। आइए अब केस देखते हैं कि अभी हमने समझ लिया, प्रोसीजर देख लिया कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम एक्चुअल में इंटीग्रेशन करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स गिवन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ठीक है। उनकी एग्रीकल्चरल इनकम भी गिवन है और उनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी गिवन है, अमाउंट फॉर ईच के पर्सन। ठीक है। यूजुअली क्या होगा, यूजुअली ये जो चीज़ है एग्रीकल्चरल इनकम भी हमें कंप्यूट करनी पड़ सकती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट कुड हैव बीन गिवन। सिमिलरली जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो भी हो सकता है हमें ये कंप्यूट पहले करनी पड़े, ये ऐसे ही गिवन फिगर हमारे पास ना हो। बट हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास हमने कंप्यूट करके रख ली है पहले। सो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हाउ डू वी इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? जो अभी हमने स्टेप्स किए हैं उसको हम सीक्वेंस में करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप क्या है? वी ऐड, व्हाट डू वी ऐड? वी ऐड एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो अगर मिस्टर ए की केस की हम बात कर रहे हैं तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? ₹46,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? ₹3,26,560। So this is his agricultural income and this is his non-agricultural income, and the first step is we add agricultural income with non-agricultural income. And what is the total amount that we have? That is ₹3,72,560. So ये उसकी बन गई टोटल इनकम। अब हम इस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट प्रिवेलिंग रेट्स। ठीक है। सो स्टेप 2 क्या हो गया? कैलकुलेट टैक्स। ठीक है ना। टैक्स कैलकुलेशन ऑन दिस वैल्यू व्हाट वी हैव अराइव्ड इन स्टेप 1। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं हमें पता है हमारे पास टैक्स स्लैब है 0 से लेके 2.5 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जो प्रीवियस सिस्टम है, जो डिडक्शन वाला है, जो दूसरी आई है उसमें अलग स्लैब कैटेगरीज हैं। ठीक है। 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ठीक है। हम प्रीवियस सेटअप ही ले रहे हैं, प्रीवियस रिजीम ही ले रहे हैं। सो हमारी इनकम कितनी फॉल कर रही है? 3,72,000। वो किस में फॉल करती है? इसमें। सो यहाँ पर टैक्स रेट कितना है? 5%। हम डायरेक्टली इस वैल्यू पे 5% टैक्स नहीं लगाते, हम फॉलो करते हैं इंडिया में इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर स्लैब सिस्टम। तो उसमें टैक्स कैसे लगता है? हम इस इनकम को, जो ये टोटल इनकम है 3,72,560 रुपीज़, इसको हम स्प्लिट करेंगे ऑन दीज स्लैब्स। ठीक है। सो अगर हम इसको स्प्लिट करें इनकम को तो सबसे पहले 2.5 लाख तक हमें पता है 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सो ऑन फर्स्ट ₹2,50,000 टैक्स अमाउंट विल बी नील। अब टोटल इनकम इसमें से हमने 2.5 लाख पे तो नील लगाना है, तो जो बाकी डिफरेंस है उसी पे रिमेनिंग टैक्स लगेगा। सो डिफरेंस कितना आएगा? 3,72,560 रुपीज़ माइनस ₹2,50,000। सो वो कितना बचेगा? ऑन बैलेंस ₹1,22,560 रुपीज़, जब हम 3,72,560 में से 2.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे। इस पे अब कितना टैक्स लगेगा? टोटल इनकम तो इतनी है।
ठीक है, ये हमने पहली स्लैब खत्म कर ली 0 से 2.5 लाख तक। तो जो बाकी इनकम है, ओवरऑल इनकम देखें तो ये भी इसमें फॉल कर रही है, और 2.5 लाख तक तो हमने कंज्यूम कर ही लिया है। सो अब जो बाकी रिमेनिंग 1,22,560 अमाउंट है, ये कौन सी स्लैब में फॉल करेगा, ये वाली। इस पर कितना टैक्स लगेगा, 5%। सो इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 5%। वो कितना अमाउंट बन जाएगा, वो अमाउंट हमारा बनेगा 6,128 रुपीज़। सो जो टोटल टैक्स हमारा बन गया इस केस में, वो कितना बना, ₹6,128 रुपीज़। ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, वी ऐड, व्हाट डू वी ऐड, वी ऐड एग्रीकल्चरल इनकम विद बेसिक एग्जम्पशन इन लिमिट। पहले में हमने एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ, बट यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल इनकम को ही ऐड करेंगे बट विद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ये जो मिस्टर ए है ये 60 ईयर से कम उम्र का पर्सन है। ठीक है, अगर ये 60 ईयर से ऊपर हो तो ये जो 2.5 लाख है ये बन जाएगा 3 लाख। अगर ये मिस्टर ए 80 ईयर्स से ज़्यादा हो तो ये 2.5 लाख बन जाएगा 5 लाख। ठीक है जी। सो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं मिस्टर ए जो है वो लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज है उसकी। सो हमने क्या किया, एग्रीकल्चरल इनकम में ऐड कर दी एग्जम्पशन लिमिट। सो ये हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया, ₹2,96,000। सो अब हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में। ठीक है, सेम प्रोसीजर कैसे, ऑन ₹1, पहली स्लैब 0 से लेकर 2.5 लाख, कितना है, नील, कोई टैक्स नहीं, माफ है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 46,000 ही, यही माइनस हो गया ना सारे का सारा। सो ऑन बैलेंस ₹46,000 एट द रेट 5% ही। सो ये अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, ये अमाउंट हमारे पास आ गया ₹2300। ठीक है जी। सो स्टेप 4 में जो हमारा टैक्स अमाउंट आ गया वो आ गया ₹2300। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास फाइनल 5th स्टेप क्या था, 2 - 4। सो जो टैक्स कैलकुलेट किया इन स्टेप 2 दैट इज ₹6128 माइनस क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 4, वो कितना है, 2300। सो नेट डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, दोनों में से अगर माइनस किया तो अमाउंट इज 3828। सो ये हमारा जो है वो अब टैक्स अमाउंट है जो हमने पे करना है। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट की एक प्रोविजन है, रिबेट हम अलाउ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, दिस इज टैक्स पेबल, टैक्स अमाउंट। ठीक है, नेट टैक्स अमाउंट। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर किसी की टोटल इनकम जो है, ठीक है, ये सेक्शन बोलता क्या है कि अगर किसी की टोटल इनकम वो है 5 लाख से कम, 5 लाख तक है या उससे कम है, तो उस केस में उस पर्सन को 12,500 रुपये तक का टैक्स जो है वो माफ़ है। सो अगर उसका टैक्स अमाउंट 12,500 रुपये तक बन रहा है तो वो उसको एग्जम्प्ट है, वो माफ़ है, वो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से ए सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट है अंडर दिस सेक्शन। अदरवाइज उस पर्सन को इतना टैक्स तो पे करना ही करना है। ठीक है, इस पर अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती तो सरचार्ज लगता 10%, सेस तो लगना ही लगना है, एंड सो ऑन। दिस टोटल अमाउंट बनना था, टैक्स इतना पे करना है। अब ये जो सेक्शन 87 ये क्या कहता है, इंडिविजुअल्स के लिए है, ये कंपनीज पे लागू नहीं होता। दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज और अदर्स कैटेगरीज। ना ही ये सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी लागू नहीं होता जो 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, उन पे भी ये लागू नहीं होता। सो ये सेक्शन बोलता क्या कि अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम जो है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो डिडक्शंस 80 सेक्शन की निकाल दें जब ग्रॉस टोटल इनकम में से जो रिमेनिंग इनकम बनती है टोटल इनकम, या जिसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। सो अगर वो 5 लाख या उससे कम है तो उसको 12,500 तक इस सेक्शन के अंडर वो डिस्काउंट क्लेम कर सकता है जितना भी टैक्स अमाउंट बना है। सो अगर इस केस में हम रिबेट अलाउ करें, ठीक है,
तो वो कितना हो जाएगा। हाँ, अब ये नहीं करना कि यहाँ पर 12,500 अगर प्रोविज़न अलाउड है तो हमने देना है 3,828 रुपये, तो हम बाकी का रिमेनिंग गवर्नमेंट से मांग लें। दैट विल नॉट बी द केस। सो ईदर द टैक्स अमाउंट और दिस अमाउंट विच एवर इज़ हायर इज़ गोइंग टू बी एग्जम्प्टेड। सो इस केस में अगर हमने रिबेट लगाई, ठीक है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम थी 3,72,560 रुपीज़ इस पर्सन की, जब हमने एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया था। ठीक है, सो सिंस दिस इनकम इज लेस देन ₹5 लाख, सो वी अलाउ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। वो कितनी है, मैक्सिमम 12,500 रुपये तक। ठीक है, सो हमारे पास अमाउंट टैक्स अमाउंट था 3828, उसमें से हम इतना पूरे का पूरा माफ़ कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। सो हमारा जो नेट टैक्स पेबल वो कितना आ गया, 0। सो नेट टैक्स अमाउंट कितना आ गया, 0। अब इस पे हम लगाते होते हैं सरचार्ज, देन वी अप्लाई सेस, ठीक है, @4%। अब जब ये 0 आया है तो 0 पे सरचार्ज भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। सो ओवरऑल जो टैक्स पेबल है बाय दिस पर्सन शैल बी 0। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। स्टेप 1, ऐड एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जो टोटल इनकम आ गई उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, बट कैसे, स्लैब वाइज। पहले 0 से 2.5 लाख नील, फिर बाकी जो रिमेनिंग इनकम बनी, ठीक है, वो उस पर 5%। अगर टोटल इनकम हमारी यहाँ पर होती 3,72,000 की जगह होती 6,72,000, तो हम क्या करते, 0 से 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख अमाउंट बनता पहले उस पर 5% लगाते, और जो रिमेनिंग फिर 5 लाख से ऊपर बनता ये 1,72,560 उस पर लगाते 20% के हिसाब से, क्योंकि 5 से लेके 10 लाख तक की इनकम में कितना लगता है, 20%। ठीक है, सो उसी स्लैब वाइज हम इसको स्प्लिट कर लेते। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है जी, अब इसी को एक और तरीके से समझते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, कि कैसे इस रिबेट के थ्रू ओवरऑल जो टैक्स जो है वो नील हो गया किसी पर्सन का। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं। एक पर्सन सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी थी 6,50,000। गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीड पर्सनस को स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है कि चाहे आपने कोई एक्सपेंस करा हो ना करा हो, 50,000 तक आप अपनी इनकम डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, वो उस रिड्यूस कर ली तो नेट इनकम बनी 6 लाख। एफडीज पे इंटरेस्ट था 50,000, वो भी ऐड हो गया। सो टोटल इनकम कितनी बन गई, 6,50,000। टोटल इनकम कैसे बनती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, एवरी टाइप ऑफ इनकम जो हमने यूज़ की थी। ठीक है, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 80, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाती है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम एज वी टॉक्ड। ठीक है, अब ये हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम कितनी है, डिडक्शंस हमने 1,50,000 तक यूज़ कर ली, और हमारे पास टैक्सेबल इनकम नेट कितनी आ गई, 5 लाख। और हमने क्या पढ़ा है, इनकम टैक्स अगर हम इस पर कैलकुलेट करते हैं स्लैब वाइज तो कितना बनेगा हमारे पास, 12,500 रुपये। और अगर हम इस रिबेट की बात करें जो कि अलाउड है उन लोगों को जिनकी इनकम 5 लाख तक है, टोटल इनकम, कौन सी इनकम, दिस इनकम, टैक्सेबल इनकम, तो उस केस में उनको 12,500 तक टैक्स माफ है। तो इस पर्सन को अदरवाइज टैक्स देना पड़ना था 12,500, बट अब उस पर्सन को टैक्स देना पड़ रहा है 0। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस रिबेट एंड दिस इज द लॉजिकल प्रोसेस हाउ वी कंप्यूट टैक्स ऑन अ पर्टिकुलर इनकम। सो इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू ऑल।